शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है कि यदि कोई बच्चा गणितीय अक्षमता से ग्रसित है तो उस अक्षमता को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अप्रैक्सिया या डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता से ग्रसित होती है, जबकि गणितीय अक्षमता डिस्कैल्कुलिया होती है। अप्रैक्सिया शारीरिक विकार यानी कि शारीरिक अक्षमताएं लेकिन आंशिक अक्षमता अर्थात मांसपेशियों से संबंधित अक्षमताएं। और डिसलेक्सिया पठन विकार अर्थात पढ़ने में यदि कोई विकार हो, जैसे कि बच्चा का को ई पढ़े या आ को व पढ़े, तो इस प्रकार की अक्षमता डिसलेक्सिया में आती है। और यदि बच्चे में कुछ मांसपेशियों संबंधी विकार हो अर्थात वह दिखने में पूरी तरह स्वस्थ हो लेकिन लिखते समय उसके हाथ कांप जाएं, तो वह अप्रैक्सिया होती है। और लेखन संबंधी विकार जैसे मान लीजिए जे इस प्रकार लिखा जाता है और यदि बच्चा इस तरह लिखे या ई को भी उल्टा लिखे तो ये लेखन विकार की संबंधी अर्थात डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये जो पंक्तियां हैं कि थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े, ये भगवान कृष्ण के द्वारा जब विराट रूप हस्तिनापुर की सभा में दिखाया गया तो सभा के लिए था। सभा डर गई थी, सहम गई थी, क्योंकि न सिर्फ भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था बल्कि युद्ध का भी वर्णन दिया था। तो डर गई थी सभा अर्थात इसमें पहले भी शब्द है डरे, तो रस होगा भयानक रस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि तुम सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? जब भी कोई वाक्य एक वाक्य कहने के बाद आकांक्षा जागृत हो अर्थात यदि तुम सफल होना चाहते हो, अब इसमें दूसरे वाक्य की आकांक्षा है, या इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें कि जब कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तब वहाँ मिश्रित या मिश्र वाक्य होता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो जहाँ एक कर्ता के साथ एक क्रिया प्रयुक्त हो सरल वाक्य, जहाँ 2 वाक्यों को अव्यय शब्दों से जोड़ दिया जाए, या सरल शब्दों में कहें तो यदि हम किसी एक वाक्य से स्वतंत्र 2 वाक्य बना सकें तब वहाँ संयुक्त वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहिष्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यदि हम बात करें बहिष्कार शब्द की तो बहिष्कार शब्द बह धन कार से मिलकर बना है। तो इसमें प्लस से पहले विसर्ग है अर्थात इसमें विसर्ग संधि होगी। बहेधनकार अर्थात बहिष्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को समाज में की प्रक्रिया कहा जाता है। समायोजन, आत्मसातीकरण, सीखना, बढ़ाना। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में समाज में समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है अर्थात बच्चे को
समायोजन करना सिखाया जाता है और यही प्रक्रिया क्या होती है? यही प्रक्रिया हमारी समायोजन या समाजीकरण कहलाती है। मानसरोवर नाम से किसकी कहानियों का संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी या उपेंद्र नाथ अस्क। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लगभग 300 कहानियों को 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित किया गया। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प बी, मुंशी प्रेमचंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आमरण आभरण आमरण और आवरण का सही शब्दयुग्म क्या होगा? तो आमरण होता है जीवन पर्यंत और आवरण होता है ढका हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। और अगर इसी के स्थान पर, आवरण के स्थान पर शब्द होता आभरण, तो आभरण का अर्थ होता है आभूषण। यानी 3 शब्द लगभग समान हैं। आमरण जीवन पर्यंत यानी जब तक मृत्यु न आए, आवरण ढका हुआ और आभरण आभूषण। तो यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, आमरण और आवरण। तो आमरण जीवन पर्यंत और आवरण ढका हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सखिबे मुझसे कहकर जाते, क्या मुझको पथ बाधा पाते। अर्थात यह पंक्ति यशोधरा महाकाव्य की, जब यशोधरा के पति महात्मा बुद्ध सत्य की खोज के लिए चले गए, तब वह अपनी सखी को उपालंब दे रही है कि हे सखी, मेरे पति मुझे बताकर जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेती। और ये यशोधरा महाकाव्य मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने यशोधरा के मार्मिक चित्रण, यशोधरा की मनः स्थिति को चित्रित करने का प्रयास किया। शैलजा में कौन सा समास है? तो शैल होता है पर्वत और जा होता है पुत्री। अर्थात जो शैल की पुत्री है पार्वती जी, तो उसमें होगा बहुब्रीहि समास। सामान्य तौर पर हम याद कर सकते हैं कि जब भी किसी शब्द में जा प्रत्यय या फिर जा प्रत्यय आता है, क्योंकि जा पुत्र का और जा पुत्री का पर्याय है, क्योंकि जा का अर्थ होता है जन्म लेना, तो जो जन्म लेने वाला है उसके लिए यानी पुल्लिंग के लिए जा और स्त्रीलिंग के लिए जा शब्द का, जा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो शैलजा में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? घोड़ा, हल्दी, पर्यंक, सभी। तो तत्सम शब्द है पर्यंक, क्योंकि पर्यंक का तद्भव होता है पलंग और घोड़ा का तत्सम होगा अश्व, जबकि हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति का सुकुमार कवि छायावाद में सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता था, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला उपनाम से लिखते थे, जिन्हें छायावाद का महेश भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 1। तो जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर होगा विकल्प बी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। चरण कमल बंदो हरे राई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अर्थात कमल रूपी चरण वाले। तो जहाँ किसी भी काव्य पंक्ति का अर्थ करने पर रूपी शब्द आ जाए या उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह आए, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। जबकि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। और यमक अलंकार शब्दा अलंकार है, जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, बरबय या फिर कोई नहीं? इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा दोनों ही वर्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इसमें मात्राओं के साथ साथ वर्णों की भी गणना की जाती है। जबकि बरवय छंद मात्रिक छंद है। इसके पहले तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 है कि रूपांतरण के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। रूपांतरण अर्थात शब्द में परिवर्तन होने के आधार पर। तो रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद विकारी और अविकारी होते हैं। जबकि देशज शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद होता है। अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा? विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पंखा बहुत तेज चलता है रेखांकित शब्द में है। अर्थात बहुत को रेखांकित किया गया है, तो बहुत शब्द इस वाक्य में पंखा क्रिया है, करता है, चलना क्रिया है, तेज क्रिया विशेषण है क्योंकि तेज क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन रेखांकित बहुत शब्द को किया गया है, तो वे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बता दें उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। अर्थात हमारा उत्तर होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द को चुनिए। विकारी शब्द रूपांतरण के आधार पर शब्द का भेद होता है। विकारी का अर्थ होता है जो शब्द विकृत हो जाए, अर्थात वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, भाव, वाच्य आदि किसी भी आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लड़का शब्द को हम वचन के आधार पर लड़के और लिंग के आधार पर लड़की रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात हमारा उत्तर होगा लड़का। जबकि धीरे धीरे आजकल और अधिक हम चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त करें, चाहे पुल्लिंग में करें या एक वचन में करें, बहुवचन में करें, किसी भी कारक चिन्ह के साथ प्रयुक्त करें, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात ये तीनों ही शब्द अविकारी शब्दों में आते हैं। जबकि विकारी शब्दों में क्या है? हमारा उत्तर विकल्प बी, लड़का। अगला प्रश्न, जहर का घूंट पी लेना। मुहावरे का अर्थ है बेहया हो जाना, किसी काम में लगना, अपमान सह जाना या हजम करना। तो बेहया होना तो होता है चिकना घड़ा हो जाना, जिस पर किसी भी बात का असर ना हो। किसी काम में जुटना अर्थात किसी भी कार्य का बीड़ा उठा लेना। हजम करना होता है डकार भी न लेना। जबकि जहर का घूंट पीने का अर्थ होगा अपमान सह जाना। विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कम बोलने वाला वाक्यांश
के लिए एक शब्द, वाचाल, मितभाषी, बहुमत या फिर वादी। वाचाल होता है जो बहुत अधिक बोलता है, मितभाषी होता है जो कम बोलता है, बहुमत अर्थात किसी भी चीज़ में बहुत अधिक लोगों का मत हो, उनकी सहमति हो, और वादी जो मुकदमा दायर करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एक प्रत्यय शुद्ध नहीं जुड़ा है। सामाजिक, तार्किक, आंशिक, धार्मिक। हालांकि चारों ही विकल्पों में एक प्रत्यय जुड़ा है, परंतु एक प्रत्यय का नियम होता है कि जिस शब्द में एक प्रत्यय जुड़ रहा है, यदि उस शब्द का प्रारंभ आ से हुआ है तो वह बड़े आ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि समाज में हुआ एक प्रत्यय तो हमारा स दीर्घ में परिवर्तित हो गया और सामाजिक बन गया। ठीक इसी प्रकार तर्क में हुआ तो तार्किक हो गया और धर्म में हुआ तो धार्मिक हो गया। अर्थात अंश में जब जोड़ेंगे तो हमारा शब्द होगा आंशिक, जबकि यहाँ पर क्या लिखित है, यहाँ पर लिखित है आंशिक। तो शुद्ध रूप से विकल्प तीसरे में ही प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से राधा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रजरानी, तो राधा जी ब्रज की निवासिनी थी, ब्रज की रानी थी, ब्रज भानु की पुत्री थी, इसीलिए ब्रज भानुजा भी थी, और भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थी, इसलिए कृष्ण प्रिया भी थी। लेकिन कृष्णा कहने का अधिकार या कृष्णा नाम से संबोधित भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को किया। जब उन्होंने द्रौपदी को, ये माना जाता है, ऐसा हमने पौराणिक कथाओं में पढ़ा है, कि जब इंद्रप्रस्थ की यज्ञ सभा में शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अत्यधिक अपमान किया तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वहां संहार किया, और सुदर्शन चक्र के कारण भगवान कृष्ण की उंगली आहत हो गई, घायल हो गई। तब द्रौपदी ने अपनी चुंदरी को फाड़ करके भगवान कृष्ण को बांध दिया, उसकी पट्टी कर दी। उसी समय द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने कृष्णा नाम से अपनी मुंह बोली बहन या धर्म बहन के नाम से स्वीकार किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से उपसर्ग के आधार पर एक विकल्प भिन्न है, उसे चुनिए। प्रमाण, प्रत्येक, प्रयोग या फिर प्रणाम। तो प्रमाण, प्रयोग और प्रणाम में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रत्येक शब्द में प्रत्य उपसर्ग जुड़ा है, अर्थात प्रत्यय धन एक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। जबकि और प्रत्येक में यड़ संधि हो रही है क्योंकि ई का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है। बाकी प्रयोग में संयोग है और प्रमाण और प्रणाम में व्यंजन संधि है, क्योंकि जब भी रा के किसी रूप का मेल ना से होता है और वो ना कहीं भी हो तो ना ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो प्र प्लस मान प्रमाण और प्र प्लस नाम प्रणाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। आशीर्वाद, अनादिकार, संन्यास या वाक्देवी। तो सबसे पहले हम शुद्ध विकल्प को चुन लेते हैं, वह है आशीर्वाद। जबकि अधिकार शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा है और ये अन उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है क्योंकि इसमें ना आधा है। अन उपसर्ग हमें उपसर्गों में तीनों में मिलता है, तीनों अर्थात तत्सम उपसर्ग में भी, तद्भव उपसर्ग में भी और विदेशी उपसर्ग के अंग्रेजी उपसर्ग में भी। जब यह आधा ना होता है तब यह
तत्सम होता है। जब ये पूरा न हो जाता है तब यह तद्भव हो जाता है, और जब UN लिखा जाता है तब यह विदेशी उपसर्ग के रूप में जाना जाता है। अन में जब अधिकार शब्द जुड़ा तो अनअधिकार बना, तो हमारा शुद्ध शब्द होता है अनअधिकार, ना कि अनाधिकार। अनधिकार। और अगर बात करें तद्भव उपसर्ग की, तो ये अनमना, अनचाहा इस तरह के शब्दों में जुड़ता है। और विदेशी उपसर्ग अन यानी कि हम कह सकते हैं अनलाइक, अनसीन आदि शब्दों में प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है। निराशा, बागीस, भविष्य या फिर दिगंबर। तो एक बार संधि विच्छेद कर लेते हैं। निराशा का संधि विच्छेद होगा निह धन आशा, अर्थात विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा है तो इसमें विसर्ग संधि होगी। जबकि बागीस का मेल अगर विच्छेद किया जाए तो शब्द होगा वाक धन ईस, अर्थात व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है तब यहाँ व्यंजन संधि होगी। और यदि बात करें दिगंबर की, तो दिगंबर का संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, अर्थात दिक स्वर का मेल भी व्यंजन से हो रहा, व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है तो यहाँ होगी हमारी व्यंजन संधि। लेकिन यदि भविष्य की बात करें तो इसका विच्छेद हो जाएगा भो धन इस्य, अर्थात ओ की संधि ई से हो रही है तो ओ अब में बदलेगा, अर्थात यहाँ होगी अयादि संधि जो कि स्वर संधि का ही भेद है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के निम्नलिखित में से हलदर शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो हलदर बलदाऊ को कहा जाता है क्योंकि वह हल हथियार के रूप में प्रयुक्त करते थे। किसान खेती के लिए हल का प्रयोग करता है और बैल पर हल लगाया जाता है, इसलिए तीनों ही शब्द हलदर शब्द के अनेकार्थी हैं, लेकिन क्षेत्र खेत का पर्यायवाची है तो यह हलदर शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युद्धाभ्यास का विग्रह पद होगा युद्ध का अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास या युद्ध को अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास जो होता है वो युद्ध की तैयारी यानी युद्ध के लिए अभ्यास होता है, तो ये हो जाएगा हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास और उत्तर होगा हमारा विकल्प तीसरा। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। संबंधवाचक, निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक। तो अब हमारा उत्तर हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पर संबंध, निज और प्रश्न दिया गया है, जबकि गुणवाचक विशेषण का भेद होता है। तो हमारा विकल्प होगा, आंसर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। मोती, दही, टोपी या फिर नदी। तो भाई मोती होता है या पिरोया जाता है, दही खाया जाता है या जमाया जाता है, टोपी पहनी जाती है और नदी भी बहती है,
अर्थात स्त्रीलिंग शब्द हमारे दोनों हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी और डी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण है? चौथा, अच्छा, मेरा या फिर बहुत। तो संख्यावाचक यानी जो संख्या का बोध कराए, तो संख्या का बोध चौथा से हो रहा है, जो कि संख्यावाचक के क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए। आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? रामचरितमानस, विद्यालय, रेलगाड़ी या फिर नदी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिनसे व्यक्ति विशेष का बोध होता है। तो एक पुस्तक विशेष का बोध हो रहा है रामचरितमानस से, जबकि विद्यालय से संपूर्ण विद्यालय यानी कि जाति का बोध हो रहा है, और रेलगाड़ी से भी जाति का बोध हो रहा है। तो इन दोनों में होगी जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंतिम प्रश्न का विकल्प ए। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्योंकि हिंदी के 30 ही प्रश्न होते हैं, तो उनका हमने व्याख्यात्मक हल कर लिया है प्रैक्टिस सेट का। आज की इस क्लास में इतना ही, और यदि आप स्क्रीन पर नज़र आ रही पीडीएफ को चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि प्रांजलि प्रज्ञान के नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।